हेलो गाइस, यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर SM35 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अभी हम लोग अगेन इंडक्शन मशीन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और इंडक्शन मशीन में जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल चल रहा था, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा के ऊपर बात कर रहे थे, तो एक प्रैक्टिकल केस एनालाइज करना रह गया था। तो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में प्रैक्टिकल केस स्टडी करेंगे। प्रैक्टिकल केस कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग रोटर सर्किट के अंदर इंडक्टेंस को भी एक तरीके से कंसीडर करके चलेंगे। इससे पहले वाला जो हम लोगों ने केस लेकर के चला है, वहाँ पे हम लोगों ने ये जो रोटर का सर्किट था, इसमें हम लोगों ने इंडक्टेंस को कंसीडर ही नहीं किया था। हम लोगों ने यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव मान करके चला था रोटर के सर्किट को। उस बेसिस पे आपका जो स्टेटर में फ्लक्स है N1 S1, इसके चलते जो भी आपका EMF इंड्यूस्ड हुआ, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम EMF है क्योंकि नॉर्थ के सामने है, और ये वाला जो A डैश है ये साउथ के सामने है। तो जैसे ही इसमें मैक्सिमम EMF आ रहा है, तो उसी इंस्टेंट में क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम करंट भी फ्लो होने लगेगा। और ऐसा कब होता है, जब हम लोग प्योर रेजिस्टिव लेकर के चलते हैं, क्योंकि आपका वोल्टेज और करंट हमेशा क्या होता है, फेज में होता है। लेकिन अभी का जो भाई आपका केस बनेगा, ये है आपका प्रैक्टिकल केस। ठीक है, तो प्रैक्टिकल केस में जो आपका रोटर वाइंडिंग होगा ना, जो कि आपके रोटर के अंदर स्लॉट्स कटे हुए हैं, उसके अंदर क्या है, पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका लीकेज रिएक्टेंस आएगा। और मैंने आपको बताया था लीकेज रिएक्टेंस को हम लोग कैसे, या फिर कहिए लीकेज फ्लक्स को हम लोग कैसे एक इंडक्टेंस के रूप में रिप्लेस करते हैं। राइट, यानी सीधे सीधे कहिए आपका इंडक्टेंस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप रोटर के अंदर बाय वाइंडिंग कर रहे हैं, तो कहीं पे भी आप वाइंडिंग कर रहे हैं और उसके अंदर एसी एक तरीके से EMF इंड्यूस्ड होगा, जिसके चलते एसी करंट फ्लो होगा, तो वहाँ पे आपका इंडक्टेंस आना ही आना है। राइट, तो अभी इंडक्टेंस को लेकर के चलेंगे तो क्या होता है इसके ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। तो अभी आप इमेजिन कीजिए, हमारे पास ये स्टेटर है, इस पर हम लोग का इस तरीके से स्लॉट्स कटे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग लेकर के चल रहे हैं फुल पिच। तो ये हो गया A डैश, B डैश, C डैश। राइट, और अभी क्योंकि इसमें हम लोग 3 फेज बैलेंस सप्लाई दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका तीनों फेज के पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका ओवरऑल एक रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा, जो कि आपका रोटेटिंग नेचर का होगा। जैसे मान लेते हैं नॉर्थ साउथ है, और ये एक तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन दिखा देते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे अगर रोटर को दिखाएं, और ये पूरा पूरा जो स्टडी चल रहा है, ये स्क्वायरल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए चल रहा है भाई। ठीक है, स्लिप रिंग कहने का मतलब जिसमें हम लोग वाउंड रोटर करते हैं, वाइंडिंग किया हो जाता है। तो इसमें भाई अभी मान लेते हैं, इसका मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, 120 पे होता है ना ऐसे। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंडक्टेंस को भी कंसिडर किया हुआ है, तो भाई अभी जैसे ये नॉर्थ इसके सामने है, इस कंडक्टर के सामने, इसका नाम दे देता हूँ मैं, मान लेते हैं ये आपका कंडक्टर नंबर A है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या होगा, आपका मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड होगा। अब क्रॉस होगा या डॉट होगा, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अभी बस हम लोग समझिए कि इसमें मान लेते हैं मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड होगा, जिससे मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, और ये साउथ के सामने, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर आपका मैक्सिमम डॉट यानी जस्ट अपोजिट एक तरीके से EMF इंड्यूस्ड होगा। राइट, अब क्योंकि इसमें हम लोगों ने इंडक्टेंस को कंसिडर किया भाई, तो इसी इंस्टेंट पे आपका कभी भी करंट नहीं फ्लो होगा रोटर के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक तरीके से घुमाया है, तो मान लेते हैं ये जो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अब सेकेंड फोटो में अगर हम लोग आए, तो यहाँ पे भाई ये मान लेते हैं आपका स्टेटर है, और ये आपका मान लेते हैं रोटर। ठीक है, तो अभी कुछ आगे बढ़ने के बाद, यानी ये जो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये कुछ आगे शिफ्ट होगा। मान लेते हैं ये जो एंगल है, ये आपका थीटा एंगल आगे बढ़ गया। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो कुछ एंगल आगे बढ़ने के बाद ही क्या होगा, यहाँ पे जो आपका कंडक्टर है,
ये ए है तो इसको हम लोग ए डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो तब जा करके इसमें क्या होगा, मैक्सिमम करंट एक तरीके से फ्लो होगा, यानी कुछ ना कुछ एंगल लैग करेगा आपका, समझ रहे हैं। और यही सेम चीज़ हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन जब पढ़ा है सिंक्रोनस मशीन में, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं है यहाँ पे, बस समझिए इंडक्टेंस आने के कारण जब इसके अंदर मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसी इंस्टेंट में कभी भी आपका मैक्सिमम करंट फ्लो नहीं होगा, कुछ थीटा डिग्री के बाद होगा, ठीक है। थीटा डिग्री बाद होने का मतलब क्या है, कुछ एंगल के बाद होने का मतलब क्या है भाई, कि ये आपका जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है आगे थोड़ा सा भागेगा, तब जाकर के इसके अंदर क्या होगा, आपका मैक्सिमम करंट एक तरीके से इंड्यूस्ड होगा, फिर ये फ्लो होगा, ओके। तो यही सेम चीज़ अगर हम लोग बुक वाले डायग्राम से समझें, देखिए इस बुक में भी वही चीज़ किया हुआ है। आपने जैसे ही 3 फेज सप्लाई दिया अपने स्टेटर में, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ साउथ एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है, ठीक है। और बुक में ये जो आपका नॉर्थ साउथ है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया गया, यहाँ पे देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। अभी भाई इस फिगर को हम लोगों ने इससे पहले वाले फिगर के साथ कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। पहले वाले फिगर में क्या था, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव लिया हुआ था, तो देखिए ये नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ठीक है, और यहाँ पे कंडक्टर, तो सीधी सी बात है इसमें क्या हो रहा था, मैक्सिमम ईएमएफ और उसी इंस्टेंट में आपका मैक्सिमम करंट भी फ्लो हो जा रहा था, राइट। लेकिन क्योंकि फर्स्ट केस में आपका N1 और S1 यहाँ पे था, यानी जो ये कॉइल ए है ना रखा हुआ रोटर के अंदर, इसके एक्सिस पे था ये, ठीक है। उसी इंस्टेंट में आपका क्या हो गया था, इसके अंदर ईएमएफ भी आ गया और करंट भी आ गया, राइट। लेकिन ये जो फोटो है इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे N1 S1 रहेंगे तो उसके अंदर मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे करंट नहीं आएगा, करंट कब आएगा, जब ये N1 S1 थोड़ा सा आगे भाग जाएगा। तो देख रहे हैं थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, आगे भगा दिया, कितना भगा दिया है, तो θ2 एंगल, मतलब θ2 कुछ भी हो सकता है, फिर हम लोगों ने थीटा माना, ठीक है। तो थीटा डिग्री जो है, फिर θ2 डिग्री जब ये आगे शिफ्ट हो जाएगा N1 S1, तब जाकर के इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। अब देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा फेज़र डायग्राम से समझते हैं। तो फेज़र डायग्राम में हम लोग ने भाई सबसे पहले देखिए, हम लोग का ये फ्लक्स बना था ना, ठीक है। तो फ्लक्स को मैं यहाँ पे रेफरेंस ले लेता हूँ, मान लेते हैं मेरा एक तरीके से फ्लक्स है, और क्योंकि इसी फ्लक्स के कारण इस कंडक्टर के अंदर ए और ए डैश के अंदर एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। और मैंने आपको बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो हमेशा क्या करता है, लैग करता है। अब सीधी सी बात है, लैग को नीचे दिखाएंगे या ऊपर दिखाएंगे, वो डिपेंड करता है कि आपने डायरेक्शन किस साइड लिया हुआ। देखिए मैंने अपने हिसाब से डायरेक्शन लिया हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, फ्लक्स जो है आपका इधर की तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ऐसे दिखाना गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दिखा रहे हैं और इधर की तरफ घूम रहा है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा ना, लीड हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इधर नहीं दिखाएंगे हम लोग, कहाँ दिखाएंगे, ऊपर में दिखाएंगे। ये हो जाएगा एक तरीके से आपका जो भी आपके रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो, ठीक है। ये 90 डिग्री अब क्या हो रहा है, एक तरीके से फ्लक्स से लैग कर रहा है। और वही अगर हम लोग बुक के हिसाब से चले तो बुक में क्योंकि भाई डायरेक्शन जो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है, देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बुक के हिसाब से अगर हम लोगों ने फ्लक्स को रेफरेंस ले लिया, देखिए फ्लक्स को अगर हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया और आपको पता है फ्लक्स जो है मेरा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो सीधी सी बात है मेरे को यहाँ पे जो E2 मतलब रोटर के अंदर 2 लग गया, मतलब सेकेंडरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ईएमएफ को हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पे ये जस्ट एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अभी अगर हम लोग अपने हिसाब से चले तो यहाँ पे मैंने ईएमएफ दिखा दिया। अब सीधी सी बात है, जब आपका मैक्सिमम ईएमएफ इसके अंदर आया तो उसी इंस्टेंट में तो करंट आया नहीं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट फ्लो होगा आपका रोटर के अंदर वो क्या होगा, कुछ और लैग करेगा, यानी इस ईएमएफ से कुछ और लैग करेगा, ठीक है। कुछ और लैग करने का मतलब क्या, बुक के हिसाब से सिंक्रोनाइज करें तो ये θ2 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। मतलब और θ2 डिग्री लैग करने का मतलब क्या है कि जब आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा, θ2, राइट। तो ये हो गया आपका एक तरीके से रोटर के अंदर करंट। अब कल हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जब रोटर के अंदर करंट आ जाता है तो यही करंट रिस्पॉन्सिबल होता है ना
इस रोटर के अंदर एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो रोटर के अंदर अगर करंट आ रहा है तो सीधी सी बात है इसी के फेज में यानी I2 के फेज में ही क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से यहाँ पे φ2 बनेगा। φ2 मतलब रोटर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और हम लोगों ने देखा था भाई जो हम लोग का डेल्टा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लोड एंगल बोलते हैं, तो ये किसके किसके बीच का एंगल होता है? ये होता है स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर कहिए φ1 और φ2, या फिर कहिए φs और φr के बीच का। तो अपने केस में अगर हम लोग यहाँ पे ये पूरा एंगल नापे, यही ना होगा एक तरीके से डेल, राइट, क्योंकि भाई आपका जो φ2 है ये यहाँ पे है, ठीक है, और जो आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो इनके बीच का जो एंगल वही डेल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना दूर तो आपका 90 है, समझ रहे हैं, और ये एंगल आपका θ2 है, तो कितना हो जाएगा डेल यहाँ पे 90 प्लस θ2, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग अपने प्रैक्टिकल केस को स्टडी कर रहे हैं यानी इंडक्टेंस को भी यहाँ पे एक तरीके से लेकर के चल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। और अगर डेल्टा इंक्रीज हो जाएगा तो टॉर्क के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो अब हम लोग को यहाँ पे समझना होगा। तो क्योंकि हम लोग का जो टॉर्क होता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे साइन डेल्टा के ऊपर यानी लोड एंगल के ऊपर। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें इस केस के लिए तो कितना हो जाएगा 90 प्लस θ2, और आपको पता है 90 प्लस θ2 इसका मतलब क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन आपका कॉस में चेंज हो जाता है, यानी जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर हो जाएगा, कॉस θ2 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये कॉस में आ चुका है आपका वैल्यू, तो कॉस का क्या होता है भाई कि अगर कॉस 0 है तो इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, और वही कॉस अगर आपका 90 है तो इसका वैल्यू कितना आता है, ये 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या कि कॉस का वैल्यू अगर मिनिमम है तो वहाँ पे हम लोग को रिजल्ट कितना मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। और वही कॉस का वैल्यू अगर मैक्सिमम है 90 डिग्री बढ़ा हुआ ना 0 डिग्री से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट क्या मिलता है, एक तरीके से मिनिमम मिल जाता है, ओके। तो समझिए अगर मेरे को टॉर्क यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ज़्यादा चाहिए, ठीक है, लार्ज चाहिए, तो ये θ2 को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को मिनिमम रखना पड़ेगा यानी 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉस 0 तभी ना 1 के बराबर आएगा भाई, समझ रहे हैं बात को। और वही अगर θ2 90 के बराबर हो गया तो सीधी सी बात है cos 90 = 0, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मेरा एक तरीके से 0 हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि हम लोग को भाई इस θ2 को कम से कम रखना होगा, ठीक है, तभी जाकर के ये ओवरऑल जो होगा मेरा कॉस का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और वैल्यू अगर मैक्सिमम आ गया तब जाकर टॉर्क भी मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भाई हम लोग को θ2 को क्या करना है, कम करना है। कम करने का मतलब क्या है, ये θ2 कब कम होगा, θ2 अभी जैसे मान लेते 30 डिग्री है, फिर ये मान लेते 15 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी है, तो θ2 को कम करने का मतलब है कि मुझे यहाँ पे ओवरऑल जो रोटर का ये सर्किट है ना उसके या तो इंडक्टेंस को कम करना पड़ेगा। इंडक्टेंस कहने मतलब यहाँ पे x2 रिप्रेजेंट करेंगे, x2 मतलब रोटर का रिएक्टेंस, ठीक है, इसको कम करना पड़ेगा। या तो फिर कहिए सीधे सीधे मेरे को यहाँ पे R2 यानी रोटर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है भाई मेरे। या तो आप x2 को कम कर दीजिए, x2 कम कीजिएगा तो सीधी सी बात है आपका इतना लैग नहीं, मतलब लैगिंग कम हो जाएगा। और अगर आप x2 को छूछा नहीं कर सकते हैं तो सीधी सी बात है आपको यहाँ पे R2 को बढ़ाना पड़ेगा। R2 बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल सर्किट क्या होने लगेगा, रेजिस्टिव होने लगेगा। रेजिस्टिव होने लगेगा तो सीधी सी बात है लैगिंग क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। लैग कम होगा तो सीधी सी बात है θ2 आपका कमने लगेगा। θ2 कमने लगेगा तो ओवरऑल आपका कॉस θ2 का वैल्यू एक तरीके से बढ़ने लगेगा, और इसका वैल्यू बढ़ गया इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी आपका एक तरीके से बढ़ने लगेगा, ओके। तो यहाँ पे भाई रेजिस्टेंस यानी जो रोटर का रेजिस्टेंस है ये कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। और ये जो रोटर का रेजिस्टेंस है इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे ना, हर जगह नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर इसको बढ़ाने लगेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात है इसके अंदर क्या होगा, पावर लॉस ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। फिर कहिए R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा, मतलब रोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो रोटर के अंदर आपका करंट कम फ्लो होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस एक तरीके से करंट को लिमिट करता है। तो रोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दीजिएगा अपने मनमानी से तो आपका जो करंट फ्लो I2 ये कम हो जाएगा। अगर यही कम हो गया तो सीधी सी बात है रोटर का खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, फिर जो फ्लक्स बन रहा है φ2 या फिर कहिए φr, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। तो
कुछ यहाँ पे लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, अगर मेरे को टॉर्क बढ़ाना है तो R2 को हम लोग बढ़ाते हैं। कब बढ़ाएंगे? R2 को कब बढ़ाया जा सकता है? तभी बढ़ा सकते हैं कि जब आपका I2 काफ़ी लार्ज हो। मान लेते I2 अच्छा खासा लार्ज है, ठीक है, तो उस केस में आप R2 को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो R2 को बढ़ा भी दीजिए तो फिर भी क्या होगा, करंट थोड़ा सा ही लिमिट होगा, लेकिन फिर भी करंट सफिशिएंट होगा, जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा, ये φ2 का मैग्नीट्यूड अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप सीधे सीधे x2 को एक तरीके से कम कीजिए। तो यही चीज़ आपके बुक में भी दिखाया गया है। जैसे ये जो एक्सिस है आपका, ये क्या है, स्टेटर का फ्लक्स का एक्सिस है, राइट। और क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, इसका मतलब क्या कि इसके अंदर अभी मैक्सिमम करंट आ गया होगा। तो इसके अंदर अगर मैक्सिमम करंट है भाई, तो सीधी सी बात है, इसके चलते देखिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो रोटर है ना, रोटर में जितने भी हम लोगों ने 3 फेज वाइंडिंग किए हुए हैं भाई, उनमें ऐसा नहीं है कि करंट सिर्फ इसी के अंदर रहेगा, ए और ए डैश के अंदर रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। करंट आपके सब में रहेगा, ये जो बी डैश है, सी है, सी डैश है, बी है, इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, छोटा छोटा डॉट रहेगा, समझ रहे बात को, ठीक है। तो क्योंकि रोटर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा और रोटेटिंग होगा, तो सीधी सी बात है भाई, हमेशा मैंने आपको बताया कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होता है वो कौन डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है कि किस कॉइल के अंदर मैक्सिमम करंट है, ठीक है। तो अभी इस इंस्टेंट में मैक्सिमम करंट किस में, ए और ए डैश में, तो यही डिसाइड करेगा ओवरऑल डायरेक्शन रोटर का मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये क्रॉस है, तो सीधी सी बात है क्लॉकवाइज यानी डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। भी डाउन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, देख रहे हैं नीचे की तरफ दिखाया गया है। यहाँ पे F2 मतलब क्या, ये रोटर का MMF बताया गया, ठीक है। इसी को हम लोग रोटर का फ्लक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका स्टेटर फ्लक्स और ये हो गया आपका एक तरीके से रोटर फ्लक्स। तो इनके बीच का जो एंगल होगा, एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, राइट। और ये एंगल आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका θ2, क्योंकि भाई ये पहले यहाँ पे था आपका, ये जो N1 S1 था ये पहले इस एक्सिस पे था, ठीक है। अब ये शिफ्ट कर गया ना, तो कितना एंगल से शिफ्ट किया, यहाँ पे लिखा हुआ है θ2 से, देख रहे हैं। तो सीधी सी बात, ये एंगल θ2 तो वही है 90 + θ2 हो जाएगा। वही यहाँ पे एक तरीके से आपका ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपका देखिए एक तरीके से स्टेटर का फ्लक्स है, और जो आपका रोटर का फ्लक्स बनेगा, फिर ये रोटर का जो MMF बनेगा, इनमें कितने का एंगल होगा, मतलब फेज शिफ्ट होगा 90 प्लस आपका θ2, ओके। तो यहाँ पे देखिए 90 + θ2 का फेज शिफ्ट दिखाया गया है, और यही सेम चीज़ आपके यहाँ पे फेजर डायग्राम में भी दिखाया गया है, ओके। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बुक को थोड़ा स्टडी करते हैं। बुक का जो भाई फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें सीधी सीधी कहा गया है कि आपके पास एक 3 फेज इंडक्शन मशीन है या फिर कहिए मोटर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रोटर वाइंडिंग। रोटर वाइंडिंग मतलब क्या, हम लोग वाउंड रोटर के ऊपर बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, हम लोग पास एक रोटर है, उस रोटर के अंदर क्या है, स्लॉट्स कटे हुए हैं, और स्लॉट्स क्या एक तरीके से पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, वाइंडिंग डाल रखा है, ठीक है। अब क्योंकि रोटर के ऊपर वाइंडिंग किया तो सीधी सी बात है हम लोग का रोटर वाइंडिंग होगा वो। अब क्योंकि आपको पता है भाई, इसके अंदर एट स्टैंड स्टील के केस में, ध्यान समझिए, एट स्टैंड स्टील के केस में रोटर तो मेरा रुका हुआ है, NR तो मेरा एक तरीके से 0 होगा, और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर का, ये कितने के स्पीड पे घूम रहा होगा, NS के स्पीड पे घूम रहा होगा। सीधी सी बात है, इनके बीच का जो स्लिप स्पीड होगा, स्लिप स्पीड कहने मतलब इनके बीच में कितने तेजी से फ्लक्स जो है एक तरीके से चेंज हो रहा होगा, तो कितना होगा, NS ही होगा ना स्टैंड स्टिल पे। तो भाई NS - NR, NR 0, तो सीधी सी बात है NS, मान लेते हैं NS मेरा अभी 3000 RPM। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत फास्ट इसको लग रहा होगा, रोटर के कंडक्टर को यहाँ पे बहुत एक तरीके से फास्ट वे में फ्लक्स चेंज होते हुए दिख रहा होगा, राइट। अब सीधी सी बात है, आपका जो dφ/dt इन कंडक्टर्स को लग रहा है, ये काफ़ी तेज है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होगा ये भी काफ़ी हाई होगा, और अगर ये हाई है तो सीधी सी बात है आपका यहाँ पे भाई करंट भी हाई होगा। या फिर कहिए सीधे सीधे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें, इस रोटर के अंदर फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग निकाल रहे थे, फ्रीक्वेंसी भाई स्लिप स्पीड पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपका स्लिप स्पीड काफ़ी हाई है 3000, तो सोचिए। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में यानी स्टैंड स्टिल के केस में आपका जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई का होता है वही क्या हो जाता है, आपका रोटर के अंदर हो जाता है, समझ रहे, यानी इसके अंदर भी क्या होगा 50 हर्ट्ज एक तरीके से आएगा। अब सीधी सी बात है,
आपको पता है भाई जो एल होता है इंडक्टेंस, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे या फिर एक्सएल जिसको बोलते हैं, क्या होता है 2 पाई एफ एल होता है ना। तो सोच रहे हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये क्योंकि हम लोग रोटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, तो रोटर की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे एफ आर की बात करेंगे, ठीक है, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी। और रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्टैंड स्टिल पे कितना होता है 50 हर्ट्स होता है, इसका मतलब कि एक्स2 मेरा काफ़ी लार्ज होगा एट स्टैंड स्टिल पे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताएगा, और एक्स2 एक तरीके से लार्ज है, तो सीधी सी बात है आपका जो यहाँ पे लैग करेगा, ये जो करंट लैग करेगा भाई एट स्टैंड स्टिल पे। और एक चीज़ समझिए, एट स्टैंड स्टिल पे फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, काफ़ी हाई है, मतलब जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वही आपका रोटर का फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो उसके चलते आपका इंडक्टेंस भी लार्ज आ रहा है, ठीक है। इंडक्टेंस लार्ज सीधी साथ करंट आपका काफ़ी ज़्यादा लैग करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपका रोटर एक तरीके से स्पीड पकड़ने लगेगा, स्पीड पकड़ते हैं क्या होता है, इनके बीच का जो स्लिप स्पीड होता है रोटर और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो क्या होता है स्लिप स्पीड घटने लगता है। स्लिप स्पीड घटने लग गया, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी घटने लगेगा। अगर एफ आर घटने लग गया तो सीधी सी बात है XL2 भी घटने लगे। XL2 घटने लग गया, इसका मतलब क्या, आपका ये जो लैग हो रहा था ये I2 धीरे धीरे कमने लगता है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो θ2 होगा, θ2 कहने का मतलब भाई tan इनवर्स x2/R2, ठीक है। तो ये जो θ2 है ये कभी कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। एट स्टैंड स्टिल पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, यानी ज़्यादा लैग करेगा। और वही फिर रनिंग कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे कमने लगता है। और ये कहाँ से आया है, तो आप चैनल पे जा करके आप सीधे सीधे पोलर, मतलब भाई कॉम्प्लेक्स को कैसे हम लोग रेक्टेंगुलर में चेंज करते हैं, फिर कहीं पोलर में चेंज करते। जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये मान लेते हैं A+JB, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को भाई इस तरीके से लिखना हो, मान लेते हैं R एंगल थीटा पे लिखना हो, ठीक है, यानी एक तरीके से पोलर फॉर्म में एक तरीके से कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करते हैं इसका सबसे पहले दिखाएंगे अगर ग्राफ में। तो ये मान लेते हैं ये A, ठीक है, और ये क्योंकि जे यानी इमेजिनरी है, तो सीधी सी बात है क्या होता है, रियल होता है, ये आपका इमेजिनरी होता है, राइट। यहाँ पे मैं बी लगा देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है इनका जो रिजल्टेंट होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से रिजल्टेंट है आर। तो कैसे हम लोग निकालते हैं इसका, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं ना √A² + B², राइट। और सीधी सी बात है, ये अगर इसका रिजल्टेंट है तो इसका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना, ये थीटा, समझ रहे बात हो। तो थीटा कैसे निकाले, तो देखिए अगर यहाँ से लेके आता है बी है, अगर ये यहाँ से लेके आता है बी है भाई, तो सीधी सी बात है ये भी क्या होगा आपका बी ही होगा। और ये आपका क्या है, एक तरीके से ए है। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में चलें तो इस ट्रायंगल में देखिए मेरे को ये बी पता है, ठीक है, यानी ये इसका परपेंडिकुलर पता है और इसका ये बेस पता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है थीटा नहीं निकल जाएगा। तो थीटा अगर मेरे को निकालना हो तो क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, tan थीटा अगर लगाऊं तो क्या हो जाएगा P/B। P के जगह मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ये B है तो B लिख देते हैं। और बेस के जगह मैं क्या लिखूंगा, बेस मेरा A है तो बेस के जगह मैं A लिख दूंगा। यानी यहाँ से क्या आ गया, tan थीटा = B/A। और यहाँ से अगर थीटा निकालना है तो थीटा = क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स B/A, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे है भाई, ओके। और मतलब ये तो बेसिक चीज़ है ना भाई, आप बोलिए x2 का ऊपर क्यों आया, R2 के, तो बेसिक चीज़ है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको, ओके। तो ये सब भाई वही सब बताया गया है, ओके। और वही सब लिखा हुआ भाई जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये फिगर पहले वाला जो फिगर उससे कंपेयर किया गया है, उसका फिर आपका यहाँ पे बताया गया कि आगे जब शिफ्ट होगा ना N1 S1 जब थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा θ2, तब जाकर के इसके अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और फिर यहाँ पे आपका टॉर्क का दिखाया गया है, ठीक है। डेल आपका क्या होगा 90 + θ2 हो गया, तो सीधी सी बात है चेंज हुआ है किस में, cos φ2 में। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जो रोटर का पावर फैक्टर है। रोटर का पावर फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखें ये मेरा एक तरीके से फ्लक्स है, ठीक है, और बुक के हिसाब से सिंक्रोनाइज हो तो ये हो गया एक तरीके से E2 और ये हो गया एक तरीके से मेरा I2, ठीक है। तो रोटर के अंदर ये वोल्टेज है और रोटर के अंदर ये करंट है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच का ना एंगल है, तो सीधी सी बात है रोटर का वोल्टेज और रोटर के करंट के बीच का अगर आप थीटा एंगल देख रहे थे क्या हुआ, रोटर का ही ना पावर फैक्टर हुआ, ओके। तो वही है, रोटर पावर फैक्टर है ये θ2, और ये कितने के बराबर है, tan इनवर्स x2/R2। अब सीधी सी बात है, अगर आपको ये कम करना है, कम क्यों करना चाहते हैं, ताकि ओवरऑल इसका वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, ताकि मेरा टॉर्क यहाँ पे बढ़ जाए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप x2 को घटा दीजिए या तो फिर R2 को बढ़ा दीजिए, ओके। तो वही लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ x2, यानी इंडक्टेंस अगर ज़्यादा है तो ग्रेटर इज़ द डिपार्चर ऑफ द लोड एंगल, यानी लोड एंगल उतना ही ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। कहाँ से, किस से,
जो हम लोगों ने रेफरेंस लिया था प्योर रजिस्टर सर्किट ना, जिसमें 90 डिग्री बना हो, उसको हम लोगों ने रेफरेंस लिया। मतलब 90 डिग्री से यहाँ पे क्या होगा, अगर x2 बड़ा होगा तो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं 90 प्लस थीटा 2 अभी है, ठीक है। थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। और वही बोल रहा है, अगर x2 बड़ा है तो सीधी सी बात है आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम मिलेगा, लेस मिलेगा, ठीक है। और वही बताया कि स्टैंड स्टिल की बात करें तो थीटा 2 काफ़ी हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि बताया रोटर के अंदर जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा FR ये लार्ज होता है, ठीक है। जैसे रिएक्टेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात है आपका ये थीटा 2 कितना होगा, देख रहे हैं 80 से लेके 70 डिग्री तक है, ये एक तरीके से काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, हम लोगों को तो x2 कम करना है, तो वही है कि x2 अगर आप कम करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप हाई टॉर्क, ठीक है, थीटा 2 शुड भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसको कम करना है तो सीधी सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, R2 को बढ़ाना पड़ेगा और x2 को घटाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ तक आपका पूरा पूरा प्रैक्टिकल केस स्टडी हुआ है स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है स्क्वायरल केज के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। और यहाँ पे भी आपको 3 फोटो समझना है, एक ये और एक फाइनल ये, ठीक है। इतना समझने के बाद आपका ये पूरा पूरा इंडक्शन मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल था या फिर कहिए कैसे ये काम करता है ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी रोटर फ्रिक्वेंसी पढ़ ही लिया है, ओके। तो ये भी समझिए, अच्छा खासा कवर हो जाएगा हम लोग का, ओके। उसके बाद फिर हम लोग अपने सिंक्रोनस मशीन पे आ जाएंगे। देखिए एक चीज़ और समझते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, कैसे हम लोग डॉट और क्रॉस को दिखाते हैं अपने स्टेटर में या फिर कहिए सीधे सीधे रोटर में, ओके। सबसे पहले हम लोग स्टेटर पे बात करते हैं। मान लेते हैं हम लोग का जो सप्लाई का फेज सीक्वेंस है ये है ABC, ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे 3 फेज सप्लाई बनाए, ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं भाई हम लोग का A फेज़ है, ठीक है। उसके बाद आपका 120 डिग्री यानी ये हो जाएगा आपका B फेज़, ठीक है, ये B वाला है। और ये वाला हो जाएगा एक तरीके से C फेज़, राइट। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग स्लॉट्स दिखाते हैं, ये हो गया, और ये सब हम लोगों ने वाइंडिंग में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, बट मैं भी आप भूल गए होंगे तो मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं भाई इसके अंदर जैसे हम लोग सप्लाई देंगे, जैसे ये मान लेते A है, A डैश का B डैश C डैश, ठीक है। अभी मान लेते हैं हम लोग किसी एक इंस्टेंट पे चल रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे अभी हम लोग, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे आपका जो A है ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यानी A फेज़ किस में है, पॉजिटिव में। बाकी आपका जो B है और जो C है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे लिखता हूँ A मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है और आपका जो B और C है ये क्या है, एक तरीके से नेगेटिव, ओके। और पॉजिटिव को भाई जैसे ये जो है ना, पॉजिटिव को मैं यहाँ पे मान लेते हैं, फिर ऐसे समझिए, अगर ये A पॉजिटिव है, देखिए ध्यान से, अगर ये A पॉजिटिव है और A को यानी A पॉजिटिव है और इसको मैं दिखा रहा हूँ एक तरीके से क्रॉस से, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो A डैश में होगा ना, A डैश में इसमें क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव होगा। अगर भाई इसमें मैंने क्रॉस दिखा दिया तो सीधी सी बात है दूसरे वाले कंडक्टर में क्या होगा, करंट बाहर निकल रहा होगा, यानी इसमें डॉट दिखाना पड़ेगा। यानी A डैश में हम लोग का क्या है, नेगेटिव, यानी बाहर की तरफ निकल रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे डॉट से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए A को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, तो जब A पॉजिटिव था उसी इंस्टेंट में C क्या है, नेगेटिव है, और B भी एक तरीके से नेगेटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि B, अगर हम लोग B की बात, जैसे देखिए A में यहाँ पे क्रॉस दिखाया मैंने यहाँ पे,
तो सीधी सी बात है बी में क्या हो जाएगा, बी में मेरे को यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव है, और नेगेटिव है कहने का मतलब मुझे यहाँ पे डॉट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और जो बी डैश होगा, अगर इसमें मैंने डॉट दिखाते तो सीधी सी बात है जस्ट अपोजिट साइड वाले कंडक्टर में क्या हो जाएगा, बी डैश में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहने का मतलब मुझे क्रॉस दिखाना पड़ेगा। और वही सेम चीज़ क्या होगा, क्योंकि सी में भी नेगेटिव है तो सीधी सी बात है सी के साथ में क्या लिख देता हूँ, सी, ठीक है, एंड लगा देता हूँ। सी और बी में क्या है, एक तरीके से नेगेटिव है, जिसके चलते मैं डॉट दिखा रहा हूँ। तो सी में भी हम लोग दिखा, यहाँ पे सी लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो सी में भी एक तरीके से डॉट दिखा देते हैं, और सी डैश में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट है तो सीधी से बी डैश में क्या दिखाना पड़ेगा, क्रॉस दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग सीधे सीधे देखते हैं। तो देखिए, तो क्योंकि अभी ए में मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे आपका सी भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव, लेकिन ए से कम मैग्नीट्यूड का है, ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, छोटा क्रॉस दिखाना पड़ेगा। इसमें भी छोटा क्रॉस दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें आपका बड़ा डॉट, इधर आपका छोटा छोटा डॉट, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, इन सब का अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर कहिए ये आपका डिफाइन करता है ना, ओवरऑल जो है डायरेक्शन वो डिफाइन करेगा जिसके अंदर मैक्सिमम एक तरीके से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसी के, तो ये डाउनवर्ड होगा, और इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है, ये भी आपका डाउनवर्ड, यहाँ पे आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, ठीक है, इस तरीके से बनता है। और वही सेम चीज़ अगर हम लोग रोटर के लिए देखें तो देखिए, जो स्टेटर में क्या होता है, स्टेटर में आपका ओवरऑल क्या है, इतना कुछ नहीं दिखाने का मतलब है। ओवरऑल आप सीधे सीधे कहेंगे कि इसके अंदर एक नॉर्थ बना है, साउथ बना है, अगर आप दो पोल लेकर के चल रहे हैं, और ये क्या है, एक तरीके से गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो अगर बीच में मैं यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ रोटर को, मान लेते हैं एक ये है, एक ये है यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ठीक है। तो भाई देखिए, ये जो नॉर्थ और साउथ है, इस नॉर्थ का जो एरिया होगा कहाँ तक होगा, नॉर्थ पूरा यहाँ तक होगा कवर, 180 डिग्री तक, आधा तक इसका असर रहेगा ना नॉर्थ का, समझ रहे हैं। और ये जो साउथ बना हुआ है, साउथ का पूरा इधर रिमेनिंग 180 तक रहेगा इसका असर, ओके। लेकिन आपको पता है ये नॉर्थ, क्योंकि ये यहाँ पे इसका मेन हेड है, तो इसके अंदर क्या होगा आपका मैक्सिमम, एक तरीके जैसे हमारा प्योर रेजिस्टिव लेके चल रहा है तो इसमें मैक्सिमम ईएमएफ होगा और उसी इंस्टेंट में मैक्सिमम करंट भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, ये जो आपका कंडक्टर है, ये दो रिमेनिंग, ये अभी भी क्या है, ये नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में ही है ना, समझ रहे बात को। लेकिन इधर वाला जो नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये कम है एक तरीके से, वीक है एक तरीके से, ठीक है। तो इधर क्या होगा आपका छोटा छोटा, हल्का हल्का, मतलब छोटा क्रॉस बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये क्योंकि साउथ में एकदम पूरे सामने सामने है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ और मैक्सिमम करंट भी, लेकिन इधर क्या होगा आपका, सॉरी इसको डॉट दिखा देते हैं, और इधर क्या होगा, छोटा छोटा डॉट बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। और फिर क्योंकि इसके अंदर भी आपका क्या होगा, एक तरीके से 3 फेज आ चुका है, ठीक है, तो ये भी अपना क्या करेगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो कौन डिफाइन करेगा, ये वाला कंडक्टर, ये दो कंडक्टर, क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम करंट है, ठीक है। तो इसके चलते आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसे क्रॉस है तो क्रॉस के लिए क्या करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन इधर, और ये एक तरीके से इधर, ठीक है। तो इधर क्या हो जाए, ऐसे बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए, ये हो गया एक तरीके से स्टेटर का, और इधर दिखा देते हैं हम लोग और रोटर का, ठीक है। और इनके बीच में आपका 90 डिग्री का डेल, जिसको हम लोग लोड एंगल बोल रहे हैं। तो ये सब आपको भाई समझ में आना चाहिए।